एक बार फिर सोच लीजिए राय साहब, हम कभी सपने में भी आपके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। बहन जी, आप ये सब मत सोचिए। अजय से पहली मुलाकात के बाद ही मुझे विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस एक गुजारिश है आपसे। अरे कहिए ना। सोनिया मेरी इकलौती बेटी है, तो लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है। तो बस कभी उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए रॉय साहब, हम आपके जितना ऐशो आराम भले ही ना दे सके उसे, लेकिन लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये वादा है हमारा। मैं जानता हूं भाई साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूं, शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। रुकिए अंकल, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मैं तुम्हारी हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा बेटे, अगर तुम मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाओगे। जी पापा, वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी और सोनिया की शादी बहुत सिंपल तरीके से हो। इस बारे में सोनिया से भी बात हो गई है मेरी। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? प्लीज पापा। ठीक है बेटा, तुम और सोनिया जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर विनीत राय ने अजय के माता पिता के सामने हाथ जोड़े और वहां से चले गए। दरअसल विनीत राय एक जाने माने बिजनेसमैन थे और यहाँ उनकी इकलौती बेटी सोनिया की शादी की बात हो रही थी। खास बात ये थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। अजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी से बस घर का खर्च ही चल पाता था। लेकिन जब से अजय को पता चला था कि उसके पिता के ब्रेन में ट्यूमर है, तब से अजय के दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में सोनिया ने एंट्री ली और अब सब बदलने वाला था। अजय, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? बस 2 मिनट। माँ प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना। हाँ बेटा, बस आ गई मैं। वो मैं पूजा की थाली मंदिर में रखकर भूल गई थी। अब सब ठीक है। बहू, अब तुम इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। ओ गॉड, ये सब कब खत्म होगा? ये देखकर विभा कुछ कहती उससे पहले ही अजय ने उससे कहा, माँ जल्दी से आरती करो ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे ऐसे कैसे, रुक जा थोड़ा। शादी की रस्में तो वैसे भी तुम दोनों ने होने नहीं दी, अब कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो जाने दो। अब बहू यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। जस्ट अ मिनट आंटी जी, इतना सब कुछ मुझसे नहीं होगा। व्हाट रबिश, एक तो वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से आपके नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। अजय, मेरा रूम किधर है? अजय ने फौरन घर के सबसे बड़े कमरे की तरफ इशारा कर दिया और सोनिया भी तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गई। और फिर माँ, वो मैं सोनिया की तरफ से अरे कोई बात नहीं बेटा, तू जा बहू के पास और देख उसे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद अजय सिर झुकाकर उसी कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें सोनिया गई थी। वो सोनिया की हरकत पर शर्मिंदा था और अंदर जाकर वो सोनिया से कुछ कहता उससे पहले ही सोनिया उल्टा उस पर ही भड़क गई। ये सब क्या है अजय? यहाँ रहूंगी मैं? एसी कहाँ है? और कितना छोटा कमरा है ये। ओफो, इंटीरियर भी कितना बेकार है इस रूम का। सोनिया, तुम भूल रही हो कि तुम अपने पापा के घर में नहीं हो। ये हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया रहने के लिए। ओ मिस्टर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक करनी पड़ेगी मुझे। सोनिया की बात पूरी होने से पहले ही वहाँ अजय की माँ विभा चाय और नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देखकर सोनिया चुप हो गई और अजय ने चाय की ट्रे लेते हुए कहा, अरे माँ, मैं कर लेता ना। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ, बस वो सोनिया थोड़ी थक गई है तो आराम करना चाहती है। अब आप जाओ, आप भी आराम करो। इतना कहकर अजय अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया और फिर उसके वापस आने के बाद, सोनिया, हमारी बात हुई थी ना, बस कुछ दिनों के लिए तुम, मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। देखो अजय,
मुझे यहाँ कुछ ही महीने रहना है, तो प्लीज तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। सबसे पहले तो अपनी माँ को समझाओ कि मेरी सास बनने की कोशिश ना करे, और इस रूम का कुछ करो प्लीज। ठीक है, आप अभी सो जाओ, मैं कल कुछ करता हूँ। इतना कहकर अजय ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और नीचे फर्श पर जाकर लेट गया। सोनिया भी बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर सो गई। और फिर अगले दिन, अजय, ये एसी तुमने खरीदा क्या? हाँ पापा, वो सोनिया को आदत नहीं है ना बिना एसी के रहने की, तो इसीलिए लेना पड़ा। अरे तो मुझसे कहते ना, तुम्हारा पहले ही इतना खर्चा हो गया था। रुको, मैं अभी बैंक जाकर। नहीं पापा, पैसे हैं मेरे पास। और हाँ, आप शाम को रेडी रहना, हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? अब आपके ऑपरेशन की बात करनी है, अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, उसके लिए तो। फिक्र मत करो माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अजय वहां से चला गया और विभा और विष्णु एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दूसरी तरफ अजय अपने कमरे में जाकर सोनिया से कहता है, एसी लग रहा है, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब कर नहीं पाओगे। किराए के पति हो तो इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद लगाऊं तुमसे। ये सच था। असल में सोनिया और अजय की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिसके तहत सोनिया को बस 6 महीने अपने ससुराल में रहना था। उसके बाद वो अजय से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट सकती थी। असल में सोनिया की खराब आदतों से परेशान होकर उसके पिता विनीत राय ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि उनकी जायदाद को पाने के लिए पहले सोनिया को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी होगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। लेकिन इस मुश्किल का हल सोनिया ने अलग ही तरह से निकाला। उसने अजय की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे पैसों का लालच दिया और सिर्फ 6 महीनों के लिए उसे अपना किराए का पति बना लिया। दूसरी तरफ अजय को अपने पिता का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना था और इसीलिए उसने सोनिया की शर्त मान ली। लेकिन ये बात सोनिया और अजय के अलावा और कोई नहीं जानता था और इस बात को छुपाकर रखना अब दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। बहू, अजय ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर उसे परोस दो। क्यों, वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? बेटा, पत्नी खाना परोसे तो पति को अच्छा लगता है। देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा पति जरूर है, लेकिन किराए का। मैंने उसे इस शादी के लिए पूरे 10 लाख रुपए दिए और हाँ, ये शादी सिर्फ 6 महीने की है, तो बस तब तक ही मैं आप लोगों को और इस घर को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। विभा के सामने अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर अजय को इस सब के बारे में जैसे ही मालूम हुआ तो वो गुस्से में सोनिया से बोला, तुम्हें जरूरत क्या थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? जरूरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे सिर पर चढ़ रही थी, और वैसे भी किराए पर मैंने तुम्हें लिया है, तो मैं क्यों चुप रहूं? अजय समझ गया था कि उसने सोनिया के रूप में बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, लेकिन वो भी मजबूर था, इसलिए वो चुपचाप सोनिया की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता रहा। और फिर एक दिन, थैंक्स पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी ये पेपर साइन कर देंगे। पापा, मुझे कुछ बताना था आपको। यही ना कि अब तुम्हारा अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं रहा। अच्छा है, तुम अजय और उसके घर के लायक भी नहीं हो। तुम्हें जल्दी वापस बुलाने के लिए ही ये पेपर साइन किए हैं मैंने। क्या? तो इसका मतलब अजय ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, और सिर्फ बताया नहीं, बल्कि तुम्हारे दिए 10 लाख भी वो वापस देकर गया है। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या खोया है। अजय लाखों में एक लड़का है, वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया। तो सोचो, अपनी पत्नी के लिए वो क्या क्या कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब ना तो उसके पिता का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही तुम्हें सुधारने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। अपने पिता की बात सुनकर सोनिया को धक्का लगा। उसे वाकई अजय के लिए बुरा लग रहा था। हाथ में पकड़े प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे बहुत भारी लग रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उनके बदले उसने क्या खोया है। अब उसके सामने तलाक के पेपर्स थे, लेकिन उन पर साइन करने की उसके अंदर ना तो हिम्मत थी और ना ही। अदिति 9वीं क्लास में पढ़ती थी,
वो काफी मोटी थी। उसे मूली के पराठे बहुत पसंद थे। मूली के पराठे खा खा कर वो और भी ज्यादा मोटी हो गई थी। उसके मूली के पराठे खाने की आदत से सब परेशान थे। अदिति बेटा, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल की बस आती ही होगी। माँ, आपने नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, आपको पता है ना कि मुझे मूली के पराठे कितने पसंद हैं। आप मूली के पराठे क्यों नहीं बनाती? मैं स्कूल तभी जाऊंगी जब मुझे मूली के पराठे खाने को मिलेंगे। अदिति बेटा, अभी तो गर्मियों का मौसम है, मूली का सीजन तो ठंड में आता है। ठंड का मौसम आने दे, तुझे मूली के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। अदिति उस दिन आलू के पराठे खाकर और वही लंच में लेकर स्कूल चली जाती है, लेकिन उस दिन से वो ठंड के आने का इंतजार करने लगती है। अक्टूबर का महीना था। अदिति जल्दी से अक्टूबर के खत्म होने का इंतजार करने लगती है। नवंबर से ठंड शुरू हो जाएगी, तब बाजार में मूली आ जाएगी और मम्मी मुझे मूली के पराठे बनाकर खिलाएगी। अदिति दिन गिन रही थी। कुछ दिनों के बाद अक्टूबर का महीना खत्म हो गया और नवंबर का महीना शुरू हो गया था। अदिति एक दिन स्कूल बस से घर लौट रही थी, तभी उसने घर के पास देखा कि सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा था। उस दिन घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा है, चलो ना मूली खरीद लो। प्रीति बाहर जाकर देखती है तो सब्जी वाला मूली बेच रहा था। सब्जी वाले भैया, मूली कैसे दिए? 60 रुपए किलो मैडम। इतना महंगा? बहन जी, सीजन का नया मूली है, अभी अभी बाजार में आया है, महंगा तो होगा ही। भैया 50 रुपए किलो लगा दो। नहीं हो पाएगा बहन जी, इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है। सब्जी वाला जाने लगता है। अदिति जिद करने लगती है, माँ, आपने कहा था कि ठंड के मौसम में आप मूली के पराठे बना कर दोगी, आपने मूली क्यों नहीं खरीदी? प्रीति को मूली खरीदनी पड़ती है। वो सब्जी वाले को रोकती है, भैया जरा रुको, 1 किलो मूली देते जाओ। ये लो बहन जी। सब्जी वाला 1 किलो मूली प्रीति को देता है। ये लो आपके 60 रुपए। मूली देखकर अदिति बहुत खुश हो जाती है। उस रात डिनर में प्रीति मूली के पराठे बनाती है। अदिति ने 4 मूली के पराठे खा लिए। माँ, मुझे एक और पराठा चाहिए। अदिति बेटा, तूने 4 पराठे पहले ही खा लिए, जरा अपने वजन की ओर भी देख, कितना ज्यादा है। इतने पराठे खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। ठीक है माँ, अभी मत दो, लेकिन कल सुबह नाश्ते में मुझे मूली के पराठे ही चाहिए, मैं तभी स्कूल जाऊंगी। ठीक है अदिति, कल सुबह तुझे मूली के पराठे ही दूंगी। दूसरे दिन भी प्रीति अदिति को नाश्ते में मूली के पराठे बनाकर देती है। अदिति नाश्ते में भी मूली के 4 पराठे खा जाती है। अदिति, तूने रात में भी मूली के 4 पराठे खाए थे और अभी नाश्ते में भी। बेटा, इतना ज्यादा खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। माँ, मैं मूली के पराठे देखकर खुद को नहीं रोक सकती। मूली के पराठे खाकर अदिति स्कूल चली जाती है, लेकिन वहाँ स्कूल में क्लास टीचर उसे ब्लैक बोर्ड के पास बुलाकर कहती है कि वो बच्चों को गणित का सवाल हल करके दिखाए। अदिति ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल कर ही रही थी कि उसने बहुत गंदी गैस छोड़ दी। मूली के पराठे खाने के कारण उसकी गैस से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। क्लास के सभी बच्चे अपनी अपनी नाक बंद करके क्लासरूम छोड़कर बाहर आ गए। क्लास में हंगामा बच गया। अदिति, ये सब क्या है? क्या तुम स्कूल आने से पहले फ्रेश नहीं होती? होती हो ना मैडम, वो क्या है कि कल रात मैंने मूली के पराठे खाए थे और आज सुबह भी मूली के पराठे खाए। क्या? कल रात भी और आज सुबह भी? हाँ, मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। लेकिन तुम्हारी पसंद का नुकसान हम सबको भरना पड़ रहा है। लेकिन अदिति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अब भी मूली के पराठे खाने पर उतना ही जोर देती। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मूली खत्म हो गई क्या? हाँ, खत्म हो गई, सबके पराठे बनवाकर तूने खा लिए। अदिति के पिताजी वही सोफे पर बैठे थे और अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे थे। उन्होंने अदिति से कहा, क्या बात है अदिति, तुम्हें मूली के पराठे खाने हैं क्या? हाँ पापा। ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, 10 मिनट में मूली आ जाएगी। शेखर, इसने कल ही तो मूली के पराठे खाए हैं
और आज सुबह नाश्ते में भी मूली खाकर स्कूल गई थी। आप भी ना इसकी हर जिद मान लेते हैं। रोज रोज मूली के पराठे कौन खाता है? खाने दो ना प्रीति, वैसे भी गर्मियों के मौसम में मूली कहाँ मिलती है, सिर्फ ठंड की ही तो बात है। थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है और डिलीवरी बॉय मूली देने आता है। अदिति खुशी खुशी मूली रिसीव करती है और किचन में प्रीति को ला कर देती है। माँ ये लो मूली, आज रात में मूली के पराठे बनाना। प्रीति ने अपने मन में कहा, उफ, ये मूली तो मुसीबत बन गई। प्रीति ने ना चाहते हुए भी डिनर में मूली के पराठे बनाए और अदिति ने जमकर मूली के पराठे खाए। अब तो अदिति रोज रोज प्रीति से मूली के पराठे बनाने के लिए कहती। प्रीति, अदिति के लिए मूली के पराठे रोज बना दिया करो। अदिति को अब रोज मूली के पराठे खाने के लिए मिलते, जिसे खा खा कर वो और ज्यादा मोटी हो गई थी और स्कूल में रोज गंदी गैस छोड़ती थी। स्कूल के बच्चे और टीचर सभी उसकी इस आदत से परेशान हो गए थे। इसी तरह नवंबर का महीना बीत गया और दिसंबर भी आ गया। अब तो ठंड और बढ़ गई थी। ऐसे में अदिति का मूली के पराठे खाना और भी बढ़ गया। प्रीति मूली के पराठे बनाकर और रोज रोज खाकर परेशान हो चुकी थी। एक बार की बात है, अदिति के स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला था। अदिति ने घर आकर शेखर को ये बात बताई। पिताजी, स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला है जिसमें सभी बच्चे भाग लेंगे। मैं भी एक डांस प्रोग्राम में भाग लूंगी। हाँ अदिति बेटा, तुम वार्षिक कार्यक्रम में जरूर भाग लेना। रोज डांस की प्रैक्टिस करोगी तो शायद तुम्हारा मोटापा भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन शेखर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अदिति ने वार्षिक कार्यक्रम में भाग तो ले लिया, लेकिन डांस की प्रैक्टिस करने के बाद उसे और ज्यादा भूख लग जाती और वो पहले से भी ज्यादा खाना खाने लगी। अब वो पहले से ज्यादा मूली के पराठे खाती। ओहो, मैं तो मूली खरीद खरीद कर थक गई हूँ। कहीं देश में मूली का अकाल ना पड़ जाए। ऐसा बड़बड़ाते हुए प्रीति सब्जी वाले को रोकती है। सब्जी वाले भैया, रुकना जरा। बोलिए बहन जी, क्या दूं? मेथी का साग, बथुआ का साग, ताजे ताजे बैंगन या गाजर? अरे ये सब छोड़ो, मुझे 1 किलो मूली दे दो। रोज रोज मूली के पराठे खाती हो बहन जी? कभी कोई और सब्जी भी खाकर देखो। ठंड का मौसम है, इतनी सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सब अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। प्रीति ठंडी सांस भरते हुए कहती है, हमारे घर में तो सिर्फ मूली के पराठे ही खाए जाते हैं। आप मुझे मूली ही दे दो। फिर 1 किलो मूली में क्या होगा? आप 2 किलो मूली ले लो, क्योंकि कल मैं सब्जी लेकर नहीं आऊंगा। सब्जी वाला प्रीति को 2 किलो मूली दे देता है। प्रीति मूली के पराठे बनाती है। इधर अदिति का वार्षिक कार्यक्रम नजदीक आ गया था। माँ, कल हमारे स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम है। आपको और पापा को स्कूल आना है। ये रहा पास। ठीक 11 बजे आप दोनों स्कूल आ जाना। ठीक है अदिति बेटा, मैं और तेरे पापा स्कूल आ जाएंगे। माँ, कल नाश्ते में मूली के पराठे बना देना और मुझे लंच में भी 4 मूली के पराठे दे देना। ठीक है। दूसरे दिन अदिति नाश्ते में 4 मूली के पराठे खा लेती है और लंच में भी 4 मूली के पराठे लेकर जाती है। 11 बजने से पहले। कार्यक्रम खत्म होने में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। मैं लंच अभी ही कर लेती हूँ। और अदिति ने लंच में मिले मूली के पराठे खा लिए। अदिति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा मूली के पराठे खाना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। जब 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, तब अदिति अपने क्लास के बच्चों के साथ अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। सभी एक दूसरे के साथ कानाफूसी कर रहे थे। कार्यक्रम में आए अदिति के माता पिता को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। अदिति रोते हुए उनके पास आई। माँ, देखो ना, सभी लोग कार्यक्रम छोड़कर भाग गए और सब मेरे बारे में पूछ रहे हैं। अदिति बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना ज्यादा मूली के पराठे खाना ठीक नहीं है। ये सब उसी का नतीजा है। मूली के पराठे खा खा कर तुम और भी मोटी हो गई हो और आज तो जो हुआ तुमने देख ही लिया। सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद मूली के पराठे नहीं खाऊंगी। चलो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए।